हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? सर्वनाम। ठीक है। तो सर्वनाम से जो है आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में 3-4 प्रश्न बनते हैं। और हर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं या फिर होने वाली हैं, तो उसमें जो है इस टॉपिक से जो है आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा देखते हुए और हम कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्द जो है सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास को जो है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। और इससे संबंधित अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर प्रश्न आते हैं तो आप उसे बिल्कुल आसानी से कर जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखिए कि इसकी परिभाषा होती क्या है। परिभाषा देखिए कि इसकी परिभाषा होती क्या है, कैसे आप पहचान करेंगे कि सर्वनाम में क्या क्या और कहाँ कहाँ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर क्या होने वाले? प्रयुक्त होने वाले। ठीक है, प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाले। संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पर क्या होता है? प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, हम, तुम, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो इसमें क्या क्या होगा? मैं, हम, तुम, आप, ठीक है, आप, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ। ठीक है, तो ये सारे इत्यादि शब्द जो हैं क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनता है कि सर्वनाम के, ठीक है, परीक्षा प्रश्न पत्र में जब आपसे प्रश्न बनता है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के क्या पूछता है? प्रकार पूछता है। प्रकार बोलिए, जैसे आप भेद बोल सकते हैं। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहाँ पे आपको परिभाषा दिया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले क्या शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। और कौन कौन से शब्द होते हैं? मैं, हम, तुम, आप, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि। और फिर अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में ये प्रश्न बनता है कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। चलिए, तो फिर एक एक करके हम देखते हैं कि 6 जो है हमारे प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है क्या? पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक क्या होता है?
सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें आते हैं मैं, हम, तुम, ठीक है, ये सब क्या आते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द आएंगे? मैं, हम, तुम, आप, ये, वे और वहाँ। इतने सारे अगर शब्द रहेंगे तो आप उसे क्या कह सकते हैं? आप उसे कह सकते हैं कि ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसके बारे में जो है एक एक की, जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, किसके बारे में बोल रहा है? यहाँ पे प्रधानता क्या है? यहाँ पे मैं की प्रधानता है, यानी कि ये अपने बारे में कह रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा? पहला तो हमने देखा है यहाँ पे कि पहला हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, हम, तुम, आप, ये, वे और वह, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा सर्वनाम कौन सा है? 6 सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ इस सर्वनाम में क्या होता है? इस सर्वनाम में होता है कि निश्चय ही वह कार्य क्या है? किया गया है, ठीक है, किसी के द्वारा निश्चय ही वह कार्य किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कौन कौन से शब्द होते हैं उसमें? पहला यह होता है और दूसरा वह होता है, ठीक है। पहला यह होता है और वह होता है। देखिए अब तीसरा हमारा कौन सा सर्वनाम है? पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, हम, तुम, आप, ये, वे और वह, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह, ये 2 शब्द आते हैं, जिससे आप पहचान कर सकेंगे कि ये कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक क्या होता है? सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या क्या होता है? जैसा कि जब हमने यहाँ पे पहला दूसरा देखा सर्वनाम की निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है? यह और वह है, ठीक है। तो अनिश्चय मतलब कोई निश्चय निश्चित जो नहीं है यहाँ पे कि यह कार्य जो है किसी के द्वारा पूर्ण किया गया है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं? कोई या कुछ। जैसे आपके सामने उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग। जैसे हम यहाँ पे शब्द देते हैं कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग क्या होंगे? आएंगे, कुछ लोग आएंगे। तो यहाँ पे क्या है? एक निश्चित जो है यहाँ पे वाक्य क्या है? पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ लोग आएंगे। तो इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी निश्चय नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या था? तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए चौथा है हमारा क्या? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि निजवाचक, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है? इसमें आपके शब्द कौन कौन से आएंगे? इसमें आपके शब्द आएंगे
निजवाचक, निजवाचक का मतलब कि अपने द्वारा, खुद के द्वारा। तो इसमें क्या आएंगे, पहला आप आएगा, दूसरा स्वयं आएगा और तीसरा खुद आएगा। ठीक है, ये आपके क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं यह कार्य, मैं यह कार्य क्या स्वयं कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। यह क्या है, यह निजवाचक है, मतलब यह कह रहा है कि मैं यह कार्य जो है निजी तौर पे क्या है, अपने आप कर लूंगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, चौथा तो हमने देखा कि ये निजवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, इसमें होगा आपका जो और सो। ठीक है, ये शब्द क्या है यहाँ पे, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम दर्शाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो और सो क्या है, ये आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अब पांचवा छठवा तो देखिए कि छठवा कौन सा है, छठवा और अंतिम हमारा सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब, ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसा होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो ये चिन्ह क्यों लगाया जाता है, जब भी आप किसी से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जब भी आप किसी से क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये चिन्ह जो है लगा रहता है। तो उससे आप क्या समझ सकते हैं कि वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे इसमें है क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ये सब क्या है, ये सब जो है, जैसे आप किसी से प्रश्न करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए गिर गया है तो आप कहते हैं कि तुम कैसे, ठीक है, तुम कैसे गिर गए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप किसी से जो है प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कैसे गिर गए, तो वो आपको अब उत्तर देगा कि हाँ हम कैसे गिरे। ठीक है, जैसे कोई कहीं जा रहा है तो आप पूछेंगे उससे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इसके आगे भी क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो वो बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर बताना होगा तो बताएगा, नहीं बताना होगा तो नहीं बताएगा। तो प्रश्नवाचक क्यों लगता है, प्रश्नवाचक लगाने का उद्देश्य क्या है, यही है कि आप जब भी किसी से कुछ भी प्रश्न करते हैं तो उससे उत्तर की अपेक्षा आप करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। चलिए, तो ये हमने देखा कि ये सर्वनाम की परिभाषा क्या थी हमारी, कि संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भाग कितने होते हैं, सर्वनाम के भाग होते हैं कितने, 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, शब्द कौन कौन से हैं, मैं, ठीक है, हम, तुम, आप, ये, वे और वह। निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक में निश्चित ही यह कार्य क्या है, किया गया होगा, तो वह उसमें कौन कौन सा है, यह और वह। ठीक है, यह और वह। और तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब
कोई या कुछ कार्य जो है जब होता है तो वहां क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम में क्या है, निजवाचक सर्वनाम में है कि जो कार्य खुद के द्वारा किया जाता है, जो कार्य क्या होता है, खुद के द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। और पांचवा क्या है हमारा, पांचवा है संबंध। जब कभी भी कहीं भी संबंध, दो तथ्यों के बीच क्या है, संबंध प्रतीत होता है, तो वहां क्या होता है, जो तथ्यों के बीच जो है क्या होता है, संबंध जब प्रकट होता है, तो वहां क्या कह सकते हैं, वहां कह सकते हैं कि वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है कि जब आप किसी से, ठीक है, जब आप किसी से क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न करते हैं और उससे उत्तर की अपेक्षा रखते हैं कि हाँ वो हमारे द्वारा प्रश्न किए गए बातों का क्या करेगा, जवाब देगा, उत्तर की अपेक्षा जब आप किसी से करते हैं तो वहां क्या होता है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने यहाँ पे सारे सर्वनाम एक एक करके देखें। अब देखिए इसमें क्या होता है कि संज्ञा की तरह सर्वनाम का रूपांतरण, ठीक है, संज्ञा की तरह ही, जैसे संज्ञा में कई भाग थे, तो यहाँ पे भी जो है संज्ञा की तरह ही सर्वनाम का रूपांतरण भी किया गया है। रूपांतरण मतलब कि जो है उसे 3 भागों में क्या किया गया है, रूपांतरित किया गया है। ठीक है। तो एक एक करके हम जो है उसे देखेंगे। तो पहला, ये तो हमने यहाँ पे देखा सर्वनाम के भेद कितने थे हमारे, सर्वनाम के भेद थे 6, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये सब क्या थे हमारे सर्वनाम के भेद थे। अब देखिए जैसा कि जो है यहाँ पे संज्ञा की तरह, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका संज्ञा है, तो संज्ञा की तरह, ठीक है, संज्ञा की तरह सर्वनाम का क्या है, संज्ञा की तरह ही सर्वनाम के क्या है, वचन, ठीक है, संज्ञा की तरह ही सर्वनाम के वचन और पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष होता है, वही है कि संज्ञा की तरह ही इसमें क्या है, पुरुष वचन और संज्ञा की तरह ही यहाँ पे पुरुष वचन और कारक, ठीक है, कारक के अनुसार होता है, कारक के अनुसार क्या होता है, होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लिंग भेद नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या होता है, इसमें लिंग भेद नहीं होता है, ठीक है, इसमें लिंग भेद क्या होता है, नहीं होता है। अब इन सब के बारे में जो है हम एक एक करके देखने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखिएगा। अभी तो हमने क्या देखा था कि अभी हमने देखा था कि बस जो है क्या देखा कि सर्वनाम की परिभाषा और उसके साथ साथ जो है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से शब्द जो है कहाँ लगेंगे, तो आप सर्वनाम की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पुरुष की दृष्टि से, ठीक है, पहला तो यहाँ पे सर्वनाम के आधार पर जो है 6 भाग थे, इतना तो क्लियर है आपको। अब यहाँ देखिए कि पुरुष के दृष्टि से, पुरुष के दृष्टि से क्या होता है, यहाँ पे सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी आपके सामने ये क्या है, प्रश्न बनता है कि पुरुष की दृष्टि से सर्वनाम के क्या होता है, 3 प्रकार होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे आपसे अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में यह प्रश्न करता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने होंगे आपके, 6 होंगे। ठीक है, अगर वही प्रश्न आपसे अगर घुमा करके, ठीक है, पूछता है कि पुरुष के दृष्टि से
सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला आपका प्रकार कौन सा होता है? पहला आपका प्रकार होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, ये क्या है? ये आपका पहला प्रकार है, उत्तम पुरुष। अब इसमें क्या होता है? उत्तम पुरुष, इसकी परिभाषा क्या होती है? बोलने वाले वक्ता को, ठीक है, जब आप कुछ भी बोल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बोलने वाले वक्ता, ठीक है, बोलने वाले वक्ता को क्या कहेंगे? यहाँ पे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले वक्ता को क्या कहते हैं? यहाँ पे इसकी परिभाषा यही है कि बोलने वाले वक्ता को क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें आते हैं जैसे मैं और हम। ठीक है, जैसे मैं खुद कहीं जा रहा हूं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि मैं जा रहा हूं। तो क्या है इसमें? ये क्या है? यहाँ पे उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब जैसे कोई कहता है कि हम जा रहे हैं, मतलब क्या है? वो भी वहां पे उत्तम पुरुष वहां पे भी दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष, जैसा कि आपको यहाँ पे पहला हमने देखा कि उत्तम पुरुष, तो बोलने वाले वक्ता को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम से ऐसे ही जो है यह प्रतीत हो रहा है कि मध्यम मतलब क्या? बीच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? सुनने वाले क्या है? श्रोता को। ठीक है, सुनने वाले, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सुनने वाले क्या है? श्रोता को। सुनने वाले श्रोता को क्या कहेंगे आप? सुनने वाले श्रोता को आप कह सकते हैं, सुनने वाले श्रोता को क्या कहेंगे? सुनने वाले श्रोता को आप कह सकते हैं, सुनने वाले श्रोता। श्रोता मतलब कोई भी जो आपके द्वारा कहे गए बातों को क्या कर रहा है? सुन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे आप कह सकते हैं श्रोता। और ये श्रोता होता क्या है? ठीक है, अभी हम जब उसका उदाहरण देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सुनने वाले श्रोता को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, सुनने वाले श्रोता को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। अब जो है मान लीजिए कि आप किसी से जो है वार्तालाप करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, और जब आपके द्वारा जब आप कुछ बोल रहे हैं, तो आप जैसे अपने बारे में अगर बोल रहे हैं तो वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा उत्तम पुरुष। अब आप किसी को क्या है? आप किसी को कुछ भी करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ अगर आपके द्वारा कही गई बातों को वो सुनता है श्रोता, तो वो क्या हो जाता है? वो मध्यम पुरुष हो जाता है। जैसे हमने किसी को जो है कुछ बोला, जैसे कि हमने बोला कि मोहन तुम बाजार से क्या सब्जी लेकर के आओ। ठीक है, तो यहाँ वो मोहन क्या हो गया? मोहन यहाँ पे क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा कही गई बातों को सुन रहा है। ठीक है, जैसे आप अपने छोटे भाई को बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, तीसरा क्या है? पहला हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा जो है मध्यम पुरुष, और तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष में कौन कौन से अन्य पुरुष की परिभाषा क्या है और कौन कौन से इसमें जो है और देखिए, जिसके बारे में कोई बात, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात क्या होती है? कही जाती
है। जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है। अब अन्य पुरुष में जब हमने यहाँ पे जो है इसकी परिभाषा दिया कि जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है। जैसे यह या ये, वह या वे। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, मतलब कि जिसके मौजूद ना होने पे क्या है, जो बात कही जा रही है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे हमने जो है एक यहाँ पे वाक्य दिया कि वह लोग कब आएंगे, वह लोग कब आएंगे, कब आएंगे। अब वह लोग मतलब कौन लोग, तो जो आने वाले लोग हैं तो वो क्या है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे कहने का इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ पे अन्य पुरुष क्या है, कि जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वह क्या है, यहाँ पे अन्य पुरुष है। ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने जो है प्रश्न बनता है कि उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष के बारे में अगर प्रश्न आपके सामने बनता है तो इसमें क्या है, मैं और हम। ठीक है। और मध्यम पुरुष, तो सुनने वाले श्रोता को क्या कहते हैं, सुनने वाले श्रोता को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है। और अन्य पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है और वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है आपका क्या होता है, वहाँ होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा, क्या देखा हमने, कि पुरुष के दृष्टि से सर्वनाम के कितने होते हैं प्रकार, 3 होते हैं। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। और सर्वनाम के आधार पर कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे नोट देखिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कि अब क्या होता है, अब इसके आगे क्या होता है। ये तो हमने जो है सर्वनाम के आधार पर, ठीक है, 6 भाग, और पुरुष के आधार पर, पुरुष के आधार पर कितने थे, 3। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ पे नोट देखिए कि नोट क्या कह रहा है यहाँ पे नोट क्या कह रहा है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को, ठीक है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को, मध्यम पुरुष को क्या होता है, हमेशा क्या होता है, प्रधान बोला जाता है। हमेशा क्या होता है, प्रधान कहा जाता, प्रधान कहा जाता है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को क्या होता है, नोट यहाँ पे देखिए कि नोट क्या है हमारा, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष तथा अन्य पुरुष को अप्रधान पुरुष भी कहा जाता है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को क्या कहा जाता है, प्रधान पुरुष कहा जाता है। अब अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न दिया जाता है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को क्या कहा जाता है, 3, 4 या 5 ऑप्शन आपके सामने, विकल्प आपके सामने होंगे, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं कि प्रधान पुरुष कहा जा सकता है। और अन्य पुरुष को क्या कह सकते हैं, अन्य पुरुष को क्या कह सकते हैं, अन्य पुरुष को कह सकते हैं अप्रधान पुरुष। ठीक है, अप्रधान पुरुष क्या कह सकते हैं, अप्रधान पुरुष। ठीक है। तो यहां हमने देखा
यहाँ हमने देखा कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को क्या कह सकते हैं, हमेशा क्या कह सकते हैं, उसे प्रधान पुरुष कह सकते हैं, कहा जाता है। और अन्य पुरुष को अप्रधान पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम देखते हैं कि कुछ शब्द, ठीक है, कुछ शब्द जो है एक वचन और बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और वचन के अनुसार पर ये तो हमने देखा कि क्या पुरुष की दृष्टि से सर्वनाम के आधार पर भाग कितने थे हमारे, 3 थे। ठीक है, और वचन के आधार पर, वचन के आधार पर, वचन के आधार पर कितने भाग होते हैं, वचन के आधार पर कितने भाग होते हैं, वचन के आधार पर कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा, पहला आपका एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का तात्पर्य क्या है कि एक वचन के कहने का तात्पर्य यही है, बिल्कुल जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं ये बहुत जल्दी ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक वचन के कहने का तात्पर्य क्या है कि केवल जो है, केवल एक के बारे में जब बात होती है तो वहाँ क्या होता है, एक वचन होता है। और बहुवचन बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बारे में, ठीक है, लोगों के बारे में या कोई भी वस्तुओं के बारे में जब बात होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुवचन होता है। केवल इतना याद रखिए आप लोग कि क्या होता है, एक वचन और वचन के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि नीचे हम यहाँ पे कुछ सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन के रूप देते हैं, तो उसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा हुआ था, पहला हमने देखा कि सर्वनाम के आधार पर कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, और पुरुष के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं, प्रधान पुरुष भी कहा जाता है, और अन्य पुरुष को क्या कहते हैं, अप्रधान पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और सर्वनाम के आधार पर वचन के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, पहला एक वचन होता है, दूसरा जो है क्या होता है, दूसरा आपका बहुवचन होता है। एक वचन केवल एक लोग, एक के बारे में, किसी एक वस्तु या किसी कोई भी लोग जो है केवल एक के बारे में जब बात किया जाता है तो वहाँ क्या होता है, एक वचन होता है। और बहुवचन क्या होता है, बहुवचन होता है कि जब भी आप जो है बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हैं या शब्दों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुवचन होता है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे एक वचन और बहुवचन, ठीक है, अब कुछ शब्द हैं, जैसे एक वचन में क्या देंगे आप, मैं, ठीक है, और बहुवचन में क्या कहेंगे, हम। ठीक है, जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं मतलब क्या, केवल मैं ही घर, केवल मैं ही घर जाऊंगा। और यहाँ पे बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में होता है कि हम सब घर जाएंगे। मतलब जैसा कि हमने बताया था, जब परिभाषा हमने यहाँ पे बताया एक वचन और बहुवचन की, तो हमने बताया था कि जो है एक वचन क्या होता है, एक वचन में केवल एक के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ यह क्या कर रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है कि मैं घर जाऊंगा, मतलब केवल यह एक है। तो ये क्या कर रहा है, केवल अपने बारे में कह रहा है यहाँ पे, स्वयं के बारे में, कि मैं क्या घर जाऊंगा। और यहाँ बहुवचन में क्या है कि हम सब घर जाएंगे, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो क्या कह रहे हैं कि हम सब लोग, ठीक है, घर जाएंगे, हम सब लोग घर क्या है, जाएंगे। तो बहुवचन में
कौन कौन से जो है शब्द आपके बहुवचन में जुड़ते हैं और कौन कौन से एक वचन में जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वचन में क्या है, मैं, और यहाँ पे बहुवचन में क्या है, हम, ठीक है। अब देखिए तू या तुम, ये क्या है, एक वचन है, तू या तुम, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं आप बहुवचन में, बहुवचन में आप इसे क्या कर सकते हैं, आप, ठीक है। बहुवचन में आप इसे क्या कर सकते हैं, आप। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब बहुवचन में क्या कहेंगे, बहुवचन में कहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन, ठीक है। जैसे एक वचन में शब्द क्या है, वह, और बहुवचन में क्या है, वे। एक वचन में शब्द क्या है, यह, और बहुवचन में क्या है, ये, ठीक है। वह, यह, ये, आप, ठीक है। आप, ये क्या है, एक वचन, और बहुवचन में क्या है, बहुवचन में है आपका कि आप सब या आप लोग, ठीक है। आप सब या आप लोग, आप सब या आप लोग, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे एक वचन और बहुवचन के इतने सारे शब्द दिए, तो आप जो है खुद से, आप लोग जो है खुद से जो है क्या करेंगे। अब देखिए, सर्वनाम में क्या होता है, केवल 7 कारक होते हैं, ठीक है। सर्वनाम में क्या है, केवल एक कारक, केवल जो है 7 कारक होते हैं। सर्वनाम में पुरुष के आधार पर भाग कितने थे, 3। वचन, 1 मिनट इधर लिखते हैं साइड में, ये तो हमने वचन देखा था, एक वचन और बहुवचन। जल्दी से क्लास को जो है ज़्यादा बड़ा ना करते हुए ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ही साधारण सा टॉपिक था ये हमारा। तो सर्वनाम भेद, सर्वनाम के आधार पर भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। और पुरुष के आधार पर, ठीक है, पुरुष के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। वचन के आधार पर, वचन के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कारक के आधार पर, कारक के आधार पर कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये क्या है, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले क्या है, भाग हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के कारक के आधार पर कितने भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे पहला क्या है आपका, मैं मतलब मुझे, ठीक है, या मुझसे, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके क्या है, कारक के शब्द है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये सब जो है, अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में, अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में ये प्रश्न बनता है, ठीक है, कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। और पुरुष के आधार पर सर्वनाम के, पुरुष की दृष्टि से जो है के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। सर्वनाम के आधार पर वचन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ के जितने भी भाग हमने अपनी परिभाषा के साथ साथ उदाहरण के माध्यम से देखा, तो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।